गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 के बारे में। टेक आपकी जुबान में है शो का नाम और शनिवार हो चुका है, 1 बज चुके हैं, यानी कि शो आपके सामने आ चुका है। हर शनिवार आइए यहाँ पे, आपको नया वीडियो मिलेगा इस सीरीज में। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज में आपके सवालों के जवाब मिलें तो हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे जाइए, youtube.com/gadgets360 हिंदी/community। वहां पर आप देख सकते हैं नए पोस्ट आ जाते हैं हर हफ्ते और वहां पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने सवाल वहां पूछे हैं उनके जवाब यहाँ पर मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि भले ही कितना भी लंबा हो जाए शो, सारे सवालों के जवाब मैं दे दूं। तो ये है ऐसा शो जहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट बातचीत होती है। जितने आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं उन सबके जवाब देने का समय नहीं मिलता है कभी कभी, इसीलिए ये शो हमने बनाया है और यहाँ पर कोशिश पूरी होती है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो आज के एपिसोड में जैसा मैंने पहले कहा, आईफोन 12 की बात शुरू होगी, लेकिन उसके पहले एक विनती होगी कि चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर ये शो आपको अच्छा लगता है, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था, आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हो गई थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो न्यूज़ वीडियो में मैंने आपको पहले ही दे दी थी, लेकिन अभी थोड़ा बारीकी से परखने के बाद ने, लॉन्च इवेंट वगैरह बार बार देखने के बाद ने कुछ और चीज़ें उभर कर आई हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले नंबर 1 ऐसा टॉपिक है कि आईफोन 12 ये इतना महंगा क्यों है। अभी बहुत लोगों ने ये पूछा है कि एप्पल जब कंपनी फ़ोन नए लाती है इतने महंगे फ़ोन क्यों लॉन्च करती है। दूसरी कंपनियां भी तो हैं मार्केट में, वन प्लस है, सैमसंग है, जिनके फ़ोन्स की प्राइसिंग थोड़ी अच्छी होती है। भारत में असेंबली भी करते हैं एप्पल वाले, तो इतने सस्ते फ़ोन क्यों नहीं ला पाते हैं वो सैमसंग के मुकाबले। तो इन सारी चीज़ों के जवाब देना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड में ये टॉपिक थोड़ा एड्रेस हो जाए, क्योंकि नया आईफोन आया, सबको मन करता है कि नहीं ले लूँ मैं, लेकिन फिर प्राइस टैग देख के सब दुखी होकर मुड़ के चले जाते हैं कहीं और पे। कुछ लोग पुराने आईफोन ले लेते हैं जो अभी बहुत ही बढ़िया सेल पे चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे ऑनलाइन साइट्स पे जो सेल वगैरह चल रही है उसमें। और कुछ लोग जो है वो एंड्रॉइड की तरफ मुड़ जाते हैं इसके कारण। आईफोन का मार्केट शेयर आप देखेंगे भारत में बहुत ही कम है और मेरे ख्याल से इसका ज़्यादातर कारण यही है कि उनके सारे जितने नए प्रोडक्ट आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन एप्पल जो है कंपनी, ये ऐसी कंपनी है जिसको मार्केट शेयर से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो जिन मार्केट में वो अपना कब्जा बना सकती है वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी कर दिया अच्छा काम। जैसे अमेरिकी मार्केट में आप देखेंगे तो आप जान लेंगे कि एप्पल का बहुत बड़ा शेयर है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब डोमिनेंट प्लेयर है वो। अब एंड्रॉयड अभी भी आगे है यूएस मार्केट में भी, लेकिन आप देख लीजिए वहाँ पर कितने आईफोन बिकते हैं वर्सेस दूसरे देशों में कितने बिकते हैं। तो यूएस इतना बड़ा मार्केट शायद उनके पास 1-2 ही होगा, शायद चीन में थोड़े बहुत बिकते हैं आईफोन्स अच्छे से, और उतनी साइज़ में आईफोन्स आई डोंट नो बाकी कहाँ पे खरीदे जाते हैं। अब भारत बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जनता के पास में परचेसिंग पावर उतनी नहीं, यानी कि उतने पैसे नहीं हैं कि वो महंगे महंगे आईफोन ले सकें। और जितने यूएस में अपग्रेड करते हैं, हर साल अपग्रेड करने वाले लोग हैं, मतलब एक साल आईफोन लिया, अगले साल फिर से आईफोन ले लेंगे, कितना भी महंगा क्यों ना है वो आईफोन ही लेते रहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, इतने यहाँ पर नहीं है। तो ये इस चीज़ का एक्चुअली कारण क्या हो सकता है, थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस करते करते पता चल जाएगा आपको भी। अभी नंबर 1 चीज़ ये है कि एप्पल ऐसी कंपनी है जिसको मार्केट शेयर से उतना मतलब नहीं है जितना प्रॉफिट मार्जिन से है। तो अगर वो एक फ़ोन लॉन्च कर रही है वो अपना मार्जिन देखकर ही लॉन्च करेगी। वो कंपनी का कहना है कि हम आपको बेस्ट पॉसिबल फीचर देंगे, जितने अपने हो सके सबसे बढ़िया हार्डवेयर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका हम चार्ज काफ़ी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते में वो दे देंगे जो नए फीचर आते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, मार्केट पोजिशनिंग एक चीज़ होती है। वो अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड कहते हैं और वो चाहते हैं कि एप्पल ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट हो, यानी कि आप सोच के, मतलब आप देख के सोचे कि भाई काश मेरे पास आईफोन होता। काफ़ी लोगों को ऐसी फीलिंग आती है, मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे भी जो एंड्रॉइड से बहुत खुश हैं, फिर भी जैसे जैसे मतलब आप फ़ोन यूज़ करते जाएंगे, आप एंड्रॉइड के 1, 2, 3, 4 फ़ोन चेंज कर लेंगे, फिर कभी ना कभी तो आपको ऐसा ख्याल आया होगा मन में, अरे यार ये आईफोन के फीचर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, देख के देखो उसका कैमरा कितना अच्छा है, सॉफ्टवेयर अपडेट कितने समय तक मिलता है, काश मैं ये ले लेता। तो ये जो काश वाली फीलिंग है ना, ये एप्पल बहुत अच्छे से जानता है कंपनी, और वो चाहती है कि ये सारी फीलिंग आपको बार बार आते रहे और आप इवेंचुअली धीरे धीरे करके अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा के वो आईफोन ले ले। ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। तो अगर वो अपने आईफोन जो आई थिंक अभी स्टार्टिंग प्राइस 70,000 रुपये है, तो 70,000 आईफोन 12 सीरीज़ का, तो 70 वाले आईफोन अगर वो 50 में बेचना शुरू कर दे तो वो उसका एस्पिरेशनल वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे कारण भी हैं इसके, सिर्फ एस्पिरेशनल वैल्यू एक कारण नहीं है कि आईफोन इतने महंगे, दूसरे बहुत सारे कारण भी, उनके बारे में थोड़ी देर से मैं बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना 2-3 चीज़ों के बारे में आप सोच लीजिए ज़रा। तो ऐसा होता है कि जितना आप देख लीजिए एप्पल की प्राइसिंग ऐसी होती है कि आप सोचेंगे नहीं मैं मैक्स टू मैक्स खींच के भी अपना बजट में 50,000 कर लूँगा, फिर आप सोचेंगे कि यार एप्पल का आईफोन मैं कौन सा ले सकता हूँ। आपको पिछले साल के वेरिएंट्स ही मिलेंगे, इस साल का कोई भी मॉडल नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आपके बस जितना बजट है उससे थोड़ा सा आगे रहे, ऐसा वो चाहते हैं जो लेटेस्ट वाला आईफोन है।
तो इसके द्वारा वो एस्पिरेशनल वैल्यू होती है, प्रीमियम सेगमेंट में बने रहते हैं, उनकी प्रॉफिट मार्जिन बने रहती है। ये 3 चीज़ होते हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं यूएस में तो कम प्राइस होता है उनका, भारत में इतना बड़ा चढ़ा के प्राइस क्यों देते हैं, 100 रुपये का एक्सचेंज रेट क्यों एप्पल वाले चलाते हैं अपने फ़ोन्स की प्राइसिंग करते हो भारत में। और अगर आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स को देख लें तो 100 से भी ज़्यादा का एक्सचेंज रेट यूज़ करके वो प्राइसिंग कर रहे हैं भारत में। अब इसके कुछ कारण हैं कि एक तो 12 सीरीज़ जो है जितना मुझे पता है भारत में असेंबल नहीं हो रही है, इंपोर्टेड यूनिट्स आ रहे हैं नए वाले सीरीज़ के। पुराने सीरीज़ वाले फ़ोन्स अभी भारत में असेंबल हो रहे हैं कुछ कुछ, जैसे आईफोन 11 हुआ, 10R हुआ, SE भी आई थिंक शायद उन्होंने किया है कुछ कुछ असेंबल, कंफर्म नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन पुराने वाले में फिर भी थोड़ा बहुत स्कोप होता है क्योंकि थोड़ा टैक्स बच जाता है। उसके अलावा भारत में जब इंपोर्टेड फ़ोन्स आते हैं उस पर काफ़ी टैक्स लगता है। इन जनरल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैक्स थोड़ा बढ़ते जा रहा है ओवर टाइम, तो ये भी एक फैक्टर है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो कंपनी चाहती है कि सस्ते में बेचे तो उसको फ़ोन्स को पूरी तरह से असेंबल करना पड़ेगा भारत में, और जिस तरह से सैमसंग और वन प्लस ने किया है, भारत में प्राइस कम करने की कोशिश करें, टारगेट करें कि ऐसा मार्केट जो मतलब उनके नॉर्मल प्राइस से थोड़ा नीचे हो ताकि वो आपके पहुंच में आ जाए। तो वो एक कदम आगे बढ़ाएं, दूसरे आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं और आप दोनों मिलके एक आईफोन ले लें, ऐसी कोशिश करें। ऐसा वो नहीं करते जैसे सैमसंग और वन प्लस करते हैं। तो एप्पल के इसमें वो बिकॉज ऑफ ये सारे फैक्टर्स वो अपने प्रीमियम सीरीज़ को प्रीमियम प्राइसिंग पे ही रखते हैं। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं कि आईफोन इतने महंगे क्यों हैं? 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर भी। तो अभी एक चीज़ आप देख लीजिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट में, एक बार मैं एक्चुअली अमेरिका गया था, तो वहाँ पर जब मैं चलते चलते ऐसे देख रहा था कि लोगों के पास कौन से फ़ोन है, मैक्सिमम लोगों के पास जितने मतलब बड़े शहरों में दिखते हैं सबके पास आईफोन ही दिखता है, हाथ में आईफोन होता है, कान में एयरपॉड्स होते हैं एप्पल के। ये बहुत ही मतलब ट्रेडमार्क फीचर है, इतनी उनकी पकड़ है उस मार्केट पे। क्योंकि अमेरिका में आप आईफोन की प्राइसिंग देखिए, $1000 का उनका जो प्रो मॉडल आता है आईफोन 12 प्रो, ये $1000 अमेरिकन की परचेजिंग पावर के हिसाब से ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप कहेंगे कि अगर उसको डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर लीजिए, $1000 का पकड़ लीजिए, चलो रफ अजम्पशन कर लेते हैं कि 70,000 रुपीज़ है, तो भारत में आप देख लीजिए 70,000 रुपीज़ कितनी बड़ी अमाउंट होती है। आप सोचेंगे कि नहीं है ये तो बहुत ज़्यादा रकम है, मतलब इतनी तनख्वाह नहीं है और मैं फ़ोन पे इतने पैसे क्यों खर्च करूं जब मेरे को 10,000 में अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं। तो यूएस मार्केट में ऐसा नहीं है। यूएस मार्केट में लोगों की इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है, एनुअल इनकम आप देख लीजिए, मंथली इनकम देख लीजिए, उसके हिसाब से $1000 उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जितनी भारत में है। तो ये यूएस में कंपनी बनी है तो यूएस की प्राइसिंग के हिसाब से स्टार्ट होता है सब कुछ, इसीलिए भारत में उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। अभी पिछले कुछ सालों में एप्पल ने बहुत कोशिश की है कि भारत के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल फोन्स भी लॉन्च करे वो, और उन्होंने एक तरीका ये निकाला है कि उनका एक मॉडल ऐसा रख देंगे जो भारत में जिसकी प्राइस कम हो सकती है। अभी पिछले साल वो था आईफोन 10R, इस साल अभी आया है आईफोन SE। उन्होंने कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी प्राइसिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, अनलेस आपने फ्लिपकार्ट के सेल में उसको ले लिया हो। बाय द वे मैंने खरीद लिया वो आईफोन SE, 26,000 रुपये के प्राइस पे मिल रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पिताजी ने बोला मुझे नया फ़ोन एक चाहिए, तो मैंने उनके लिए वो ले लिया। एनीवे, ये थोड़ी साइड ट्रैक होकर आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी दे दी थी मैंने। तो ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आते हैं। तो आईफोन 11 है इस साल का मॉडल जो वो कम प्राइस पे बेचना चाहते हैं। तो अब एप्पल के साइट पे देख लीजिए, अभी एक अच्छी ऑफर चल रही है जहां पर आपको आईफोन 11 के साथ में एयरपॉड्स ईयरफोन जो है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन फ्री में दे रहे हैं वो। तो एयरपॉड्स की वैल्यू 15,000 रुपये के आसपास है। तो अगर आप ये दोनों खरीदना ही चाहते थे तो आपके लिए वो थोड़ी बहुत सेविंग हो गई। और आप दूसरे ऑनलाइन सेल्स वगैरह में देख लीजिए, अभी आईफोन 11 पे सबसे बेस्ट डील्स आपको मिलेंगी। तो ये एक मॉडल हो गया जो भारत में बेचना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि वो मार्केट शेयर थोड़ा अपना बढ़ा सकें। लेकिन 12 सीरीज़ को अगर वो सस्ते में देने लग गए तो उसकी प्रीमियम वैल्यू, एस्पिरेशन वैल्यू वगैरह कम हो जाएगी, इसीलिए वो उसको कम नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। अब 2 और फैक्टर्स है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। एक तो है कि आईफोन जो है ये एप्पल कंपनी पूरी प्राइवेसी के साथ में बहुत सारे फीचर्स देती है आपको। अब आप एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी ले लीजिए, बहुत कम एंड्रॉयड फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें प्री लोडेड ऐप्स कुछ आते नहीं। आप थोड़ा सोचिए प्री लोडेड कौन से ऐप्स होते हैं अपने एंड्रॉयड में। स्टॉक एंड्रॉयड में भी आपको गूगल के हज़ारों ऐप्स प्री लोडेड मिलते हैं, तो वो सारे जो ऐप्स हैं यूज़फुल हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि वो ख़राब ऐप्स है, लेकिन उसके अलावा फेसबुक ऐप आ जाता है, कभी कभी इंस्टाग्राम ऐप आ जाता है। वन प्लस जैसी अच्छी कंपनी भी ये सारे ऐप्स प्रीलोड कर देती है जो आपके प्राइवेसी के लिए इतने अच्छे नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनीज का प्राइवेसी में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। आपका डेटा वगैरह वो काफ़ी यूज़ करके जिस तरह से टारगेट करके एड्स वगैरह बेचते हैं उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। आप अगर थोड़ा बहुत गूगल कर लेंगे इसके बारे में तो आपको और जानकारी मिलेगी। तो प्रीलोडेड ऐप्स जो हैं एप्पल के फ़ोन्स में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर एप्पल के खुद के ऐप्स जो कंपनी को लगता है कि आपके यूज़ में आएंगे, और जो आपको पसंद नहीं है वो सारे के सारे आप अपने फ़ोन से निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स अभी अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे फ़ोन का ऐप डिलीट करना है आईफोन में से, तो वो नहीं हो सकता है। मैसेजेस का ऐप आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी ऐप्स आते हैं काफ़ी सारे, वो आप हटा सकते हैं। तो जो प्रीलोडेड ऐप्स आते हैं उसमें देख लीजिए सिर्फ एप्पल के खुद के ऐप्स आते हैं, और एप्पल कंपनी ने बहुत बड़ी कमिटमेंट की है कि आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। वो उनका मेन प्रोडक्ट है, एप्पल के आईफोन बेचते हैं,
आईफोन के अलावा उसमें iCloud सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है, एप्पल म्यूजिक, एप्पल आर्केड, एप्पल टीवी प्लस, ये सारे सब्सक्रिप्शन वो बेचना चाहते हैं, लेकिन आपका डेटा वो लेकर उससे प्रॉफिट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने फ़ोन के प्राइस को थोड़ा ऊपर ही रखते हैं ताकि उसमें मार्जिन बनी रहे और वहीं से उनकी इनकम आती रहे और आपके डेटा को वो मोनेटाइज करके उससे पैसा ना बनाए। तो ये एक और फैक्टर है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब जितना लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट एप्पल कंपनी देती है उतना कोई भी कंपनी नहीं है दुनिया में जो दे पाती है मोबाइल फ़ोन की दुनिया में। अभी मेरे पास एक iPhone 7 है। iPhone 7 को अभी iOS 14 मिला है। iPhone 7 के पहले आया था एक iPhone SE, पुराना वाला iPhone SE, उसके पहले आया था iPhone 6s। तो iPhone 6s तक को भी iOS 14 मिला है जो अभी लॉन्च हुआ है, और वो एकदम डे 1 पे, पहले मिनट पे, जैसे कि iOS 14 आया आपके iPhone 11 ने, उसी मिनट में iPhone 6s में आ गया। इतना अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले साल में iPhone 5s तक भी था, आई थिंक ये iPhone 6 सीरीज, 5s नहीं बट 6 सीरीज तक तो था डेफिनेटली, iOS 13। तो आप देख लीजिए कितने पुराने फ़ोन को वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देते रहते हैं। अभी ये भी एक बड़ी कॉस्ट होती है कंपनी के लिए, इतने लंबे समय तक सपोर्ट रखना फ़ोन को, और मैं मानता हूँ कि इसको भी एक फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं इन द कॉस्ट ऑफ द फ़ोन। एंड्रॉयड की दुनिया में बहुत ही कम कंपनीज होंगी जो इसके आसपास भी आ सकती है। मतलब 3 साल के अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिल गए एंड्रॉयड की दुनिया में, आप अपने आप को बहुत ही लकी समझ लीजिए। तो ये एक और फैक्टर है। लेकिन भारत में असेंबली होने के बावजूद आईफोन के प्राइसेस कम क्यों नहीं होते, ऐसे सवाल बहुत लोग हमको पूछते हैं। तो इसके कारण ये है कि एप्पल कंपनी अपना मार्जिन बनाए रखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो फ़ोन जो है, आप सोच लीजिए कि फ़ोन भारत में आया इम्पोर्ट होके एक प्राइस पे, समझ लीजिए 50,000 के प्राइस पे आया, उसके बाद उन्होंने भारत में असेंबल करना शुरू किया, लेकिन उतने में करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई। तो वो जो अप डाउन होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और दूसरे कॉस्ट भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे सेटअप करनी होती है, असेंबली वगैरह करनी होती है, इन सारी चीज़ों को करने के बाद ने, भारत में एक्सपेंशन वगैरह करने के बाद ने प्रॉफिट मार्जिन कितना बचता है ये भी कंपनी देखती है। तो एप्पल कंपनी जो अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखना चाहती है, इसीलिए वो प्राइसेस ज़्यादा कम नहीं करती है। लेकिन आप इतना तो गारंटी रख सकते हैं अगर कोई फ़ोन भारत में असेंबल होना शुरू कर दिया तो फिर सेल वगैरह के टाइम पे आपको उसकी अच्छी प्राइस मिलेगी। नॉर्मल प्राइस इसका काफ़ी हाई होता है, लेकिन सेल के टाइम पे आपको फिर भी अच्छी डील्स मिल जाएंगी उसमें। तो एप्पल कंपनी से मेरी बस यही उम्मीद है कि भारत में अपने फ़ोन को इस तरह से प्राइस करे कि भारतीय लोगों को लगे कि हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब मुझे भी लग रहा है कि मतलब मैं तो इतने सारे फ़ोन देखते रहता हूँ, पूरे समय मेरा मतलब फ़ोन पे ही ध्यान रहता है कि कौन सा फ़ोन नया लिया जाए और क्या आ रहा है अभी रिव्यू के लिए, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इतना मतलब मैं इमर्स हूँ टेक्नोलॉजी फील्ड में, और मुझे एप्पल के फ़ोन्स काफ़ी पसंद है। फिर भी अगर आप मुझे कहेंगे कि आप कौन सा एप्पल फ़ोन लेना चाहेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स है। आप फ्री में दे रहे हैं मुझे तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है इनका। मतलब थोड़ा ऐसे मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई डिवाइस को यूज़ करते हैं, पूरा दिन आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल डिवाइस है वो, तो आप उस पर खर्च करेंगे 50-60 हज़ार रुपये तो भी ऐसे बुरा नहीं लगता है क्योंकि यूज़ हो रहा है डिवाइस को। लेकिन थोड़ी लिमिट होती है। अगर 70,000 पे आपको 64 GB का आईफोन मिल रहा है 12 मिनी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी। डिवाइस भले कितना भी अच्छा हो, अल्टीमेटली स्पेस उसमें 64 GB है। मेरा यूसेज ऐसा है कि मुझे मिनिमम 128 तो चाहिए ही चाहिए, एक्सपैंड भी नहीं कर सकते स्टोरेज उसमें। तो ये 2-3 चीज़ें एप्पल को नहीं करनी चाहिए। मतलब प्राइस थोड़ा और नीचे ला दें। मतलब 70,000 रुपीज़ मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है लेटेस्ट आईफोन के लिए। वो थोड़ा मतलब सैमसंग से एक मतलब सीख लें कि किस तरह से प्राइस थोड़ा कम किया जाए। सैमसंग के स्मार्टफोन्स आप देखिए, जितने भी लेटेस्ट आते हैं हर साल वो कोशिश करते हैं कि 65,000 के आसपास वो आ जाता है उनका लेटेस्ट वाला डिवाइस। जब S10e ये स्मार्टफोन आया था उसका प्राइस तो और भी कम था। जो मैं 65,000 का आपको प्राइस दे रहा हूँ रफली, वो नॉर्मल S10 या S10 प्लस उन डिवाइसेस में से एक होता है, या फिर S20 प्लस इनमें से एक होता है उस प्राइस पे। आईफोन 12 मिनी जो है ये सबसे लोएस्ट वेरिएंट है। इसको मेरे ख्याल से तो मतलब 60,000 के आसपास लॉन्च होना चाहिए, या 50 के आसपास भी आ जाना चाहिए। 50 चलो थोड़ा कम लगेगा, फिर भी 60 के आसपास होना चाहिए। 10,000 रुपीज़ ज़्यादा है इसका प्राइस लॉन्च के लिए, और सेल में वो 50 पे आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से। आईफोन 12 को भी मुझे नहीं लगता है 80,000 पे लॉन्च होना चाहिए था, मुझे लगता है उसको 70 पे लॉन्च होना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा बहुत ऐसे लगे कि भाई मैं अपना बजट थोड़ा सा एक्सपैंड करके ले लूँ उससे। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो बेस वेरिएंट में इन दोनों में 64 GB स्टोरेज दे रहे हैं। अभी वो आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में उन्होंने 128 देना शुरू कर दिया है, यहाँ मिनी और नॉर्मल आईफोन 12 में नहीं दिया अभी। इससे भी मैं काफ़ी दुखी हूँ। तो ये 2 चीज़ें एप्पल फिक्स कर दे, और जो उनकी iCloud सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है, क्लाउड बैकअप के लिए आपको मिलता है उसमें बहुत कुछ, बहुत अच्छी सर्विस है। वैसे आईफोन्स के बारे में एक छोटी सी चीज़ आप लास्ट सुन लीजिए, कि अगर आपने एक आईफोन ले लिया और आप नए आईफोन में स्विच करना चाहते हैं, iCloud बैकअप इतनी अच्छी सर्विस है। आप बस उसमें एक बार जाइए सेटिंग्स में, iCloud में बैकअप इनेबल कर दीजिए, बैकअप नाउ दबा दीजिए, बस पूरा का पूरा डेटा आपका बैकअप हो जाता है। तो आप एक आईफोन से दूसरे में जब स्विच करेंगे, उसमें रिस्टोर फ्रॉम iCloud करेंगे, तब आप देख लीजिए
हर एक चीज़ आ जाती है वैसे वैसे। आपका कॉल लॉग आ गया, सारे एसएमएस आ गए, वॉलपेपर चिपका दिया, जिस तरह से स्क्रीन पे आपने आइकॉन्स बना के रख दिए थे सबके सब वैसे आ गए। आपने 4-5 विजेट वगैरह डाल दिए थे स्क्रीन पे, वो भी आ गया वैसे का वैसा। और ऐप का डेटा भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व हो जाता है। तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो लोकल डेटा प्रिजर्व करते हैं, जैसे एप्पल म्यूजिक में मैं हूँ, अभी सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखी है, तो उसमें गाने मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड कर रखे हैं, वो डाउनलोडेड गाने भी वापस आ जाते हैं उसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, ऐसे सीमलेस ट्रांजिशन जो होता है एक आईफोन से दूसरे आईफोन के बीच में, वो उतना अच्छा तो मैंने एंड्रॉइड में आज तक नहीं देखा है। तो ये वाला जो सर्विस है iCloud, 5 GB फ्री देते हैं वो। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा और चाहिए, 50 GB चाहिए, तो मंथली 65 रुपीज़ होता है उसका प्राइस ठीक है उसका, लेकिन 5 GB फ्री टियर में कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। मतलब आप देखिए मिनिमम आईफोन अभी 64 GB का बेच रहे हैं और आप 5 GB फ्री दे रहे हैं iCloud। थोड़ा वहाँ पर भी बढ़ाना चाहिए। मतलब कैसे होना चाहिए कि कंपनी एक कदम आगे बढ़ाए। चलो 64 GB स्टोरेज दे रहे हैं, ठीक है, चलो कम से कम आपको क्लाउड में हम 50 GB दे रहे हैं 1 साल के लिए फ्री में, ऐसा कुछ तो कर दें ताकि आपको लगे कि भैया नहीं, इन्होंने हमको कुछ तो फीचर दिए हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं ताकि हम आगे अपना एक कदम आगे बढ़ा के ये फ़ोन ले सके। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि एप्पल कंपनी का पिछले साल का आईफोन बेचने में बहुत इंटरेस्ट है भारत में, नंबर्स में। लेटेस्ट आईफोन जो है वो अभी भी प्रीमियम में ही रखना चाहते हैं ताकि उतने ज़्यादा लोग ना खरीदें उसे। तो इन सारी चीज़ों के कारण मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पिछले साल का आईफोन भी ले लेते हैं, आईफोन 11 जो है वो बिल्कुल भी ख़राब डील नहीं होगी आपके लिए। वो जो है ऐसा फ़ोन है जिसमें कैमरास बहुत अच्छे हैं, प्रोसेसर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। बस उसका प्राइस ख़राब था जब लॉन्च हुआ था, यानी ख़राब एज इन बहुत ज़्यादा प्राइस लगा था। मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते अच्छा है। कोई भी फ़ोन अगर 70,000 रुपीज़ पे लॉन्च हो रहा है और उससे भी अच्छे फ़ोन्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो 1 लाख के आसपास आ रहे हैं, आप कैसे कहेंगे कि अच्छी वैल्यू फॉर मनी देता है? उसके लिए आपको मतलब प्राइस थोड़ा बहुत तो नीचे आना ही चाहिए ना उसके लिए। तो आईफोन 11 के साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है बहुत ही अच्छा प्राइस है सेल के दौरान, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया वैल्यू देता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं आईफोन के बारे में बात करना शुरू करूँ तो पूरा दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब दिल के करीब वाला टॉपिक है, लेकिन आपके सवालों के जवाब भी देने हैं, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं अभी। चलिए अभी आपके सवालों के जवाब देने का समय आ चुका है। अभिषेक पटेल जी का पहला सवाल है। इनका कहना है कि स्पेक्स अच्छे हैं लेकिन प्राइस गंदी है, फिर एप्पल के फैंस इसे बाय ज़रूर करेंगे। अरे अभिषेक जी, मैं इतना जैसे यही कह रहा हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा है आईफोन 12 सीरीज़ की है। मैं भी कहता हूँ एप्पल के फैंस आईफोन 12 को बाई करेंगे। देखिए अभी एप्पल के अमीर फैंस आईफोन 12 को ज़रूर बाई करेंगे, ये मैं कहता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं आपके और मेरे जैसे जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि 70,000, 80,000, 1,20,000, 1,30,000 का आईफोन डे 1 पे ले लें। तो मैं नहीं कहता कि सारे एप्पल के फैंस ले लेंगे। अगर ऐसे देखिए एप्पल कंपनी जो काम करती है ना उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आईफोन आँख बंद करके लूँगा हर बार, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से वो कैमरा फीचर्स वगैरह देते हैं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस कंपनी से शुरुआत से मेरी एक ही प्रॉब्लम रही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कितना भी बड़ा फ़ैन ना हो, मतलब थोड़ा लॉजिकली भी तो सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मतलब बस आंख बंद करके बस एप्पल कंपनी है तो आप ले लो कैसे भी करके, कितना भी प्राइस हो, ब्लैंक चेक दे दो उनको। थोड़ा वैल्यू का भी सेंस बनना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम है मेरा इस कंपनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अमरजीत कुमार का कहना है कि नॉर्मल यूज़र के लिए कौन सा आईफोन अच्छा है। देखिए अभी नॉर्मल यूज़र यानी आपको थोड़ा सा मतलब और एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़े बहुत अजम्पशन कर लेता हूँ। आपने सवाल पूछ लिया इतना अच्छे से, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्या है यूसेज नॉर्मल यूज़र का। बेसिक फ़ोन कॉल, मैसेजिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत कैमरा का इस्तेमाल करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे, फ़ोन पे मूवीज़ वगैरह देखेंगे, गेम्स ज़्यादा नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये हैवी यूज़र का काम गेमिंग हो गया तो उसको हटा देते हैं। फोटोज़ देखेंगे, ब्राउजिंग करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्मल यूज़र के काम। इंस्टाग्राम पे सेल्फीज़ डालेंगे या फिर वीडियोज़ वगैरह, शॉर्ट वीडियोज़ इंस्टाग्राम रील्स पे बना के डालेंगे, फेसबुक पे फोटो डालेंगे, ये सारा काम हो गया। और न्यूज़ वगैरह देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ये नॉर्मल यूसेज हो गया। तो इसके लिए कौन सा आईफोन अच्छा होगा? आईफोन 10R काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है। तो ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन में से आ गया। आईफोन SE 2020 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बस उस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी मुझे चाहिए पर्सनली। पहले साल तक अच्छी बैटरी देगी आपको, लेकिन सेकेंड ईयर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि ओवर टाइम जो है लिथियम आयन बैटरी, ये उसकी कैपेसिटी कम होती रहती है और बैटरी लाइफ फ़ोन की धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सेकेंड ईयर से मे भी नहीं दे उतना अच्छा। तो आईफोन SE मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, स्पेशली सेल के प्राइस पे। अभी बहुत अच्छे अच्छे डील्स मैंने देखे थे, 64 GB वाला 26,000 रुपये पे मिल रहा था। उस प्राइस पे तो मैं तो आंख बंद करके ले ही लिया मैंने फ़ोन अपने पिताजी के लिए। तो वही वाला मैं रेकमेंड करूँगा। लेकिन अगर वो नहीं है, थोड़ा सा आप और बजट बढ़ा सकते हैं तो आईफोन 10R भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका बजट 50 के आसपास है, आईफोन 11 ले लीजिए, अगले 3 साल तक गारंटीड अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। बस फ़ोन को थोड़ा और मेंटेन करना पड़ेगा, अगर पटक के गिर गया, डैमेज हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा अच्छा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास हुडा का कहना है कि आईफोन 12 लेना ठीक रहेगा क्या? ये इंडिया में बनने का वेट करे, सस्ता हो सकता है क्या?
जी विकास जी, मुझे नहीं लगता है अभी आईफोन 12 इमीडिएटली इंडिया में असेंबल होगा, और होगा तो भी सस्ता होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आपका बजट है, हमारे रिव्यू का इंतजार कीजिए। अगर एप्पल कंपनी रिव्यू यूनिट देती है, उसका रिव्यू ज़रूर आएगा, और उसके बाद में आप डिसाइड कर लीजिए आपको लेना चाहिए या नहीं। अभी फ़ोन के स्पेक्स वगैरह देख के, कंपनी की रेपुटेशन वगैरह देख के ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि आप आंख बंद करके एप्पल ले लो। रिव्यू का इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा। यूज़ किए बिना मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने जो कहा ना कि सस्ता हो जाएगा क्या बाद में, मुझे नहीं लगता वो होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अमित बोरकर जी का कहना है कि 50,000 रुपये से स्टार्ट होना चाहिए था प्राइस। जी बिल्कुल सही है, मैं भी यही कह रहा हूँ। आईफोन 12 मिनी का 128 GB वेरिएंट जो है ये 60,000 पे होना चाहिए था, और 50,000 पे 64 वाला होना चाहिए था। अगर 60 पे 12 मिनी का 128 GB मिल जाता तो फिर मैं अभी सोचता कि इमीडिएटली ले लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल रहा है अभी। तो आईफोन 12 सीरीज़ ये मैं स्किप करने वाला हूँ पर्सनली। 11 सीरीज़ या SE में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित जी ने एक और सवाल पूछ लिया, ठीक है चलो अभी आ ही गए, पूछ लिया तो इसका भी जवाब दिया जाए। पुराने आईफोन लेना अच्छा सौदा होगा, ठीक है। मैं भी अभी आईफोन 5S चला रहा हूँ 5 साल से। अरे वाह वाह, मैंने 7 4 साल यूज़ किया है, आप तो मेरे से एक कदम आगे निकले, 5S 5 साल यूज़ कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ोन में। आईफोन लंबे समय तक चलते हैं और अपडेट भी मिलती रहती है इसकी। बिल्कुल सही बात है आपकी अमित जी। तो अगर आप आईफोन 11 जैसा फ़ोन अभी ले लेते हैं, अगर आपने 5S 5 साल चला लिया तो आप आईफोन 11 तो आराम से 5 साल चला लेंगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। आईफोन SE 2020 भी काफ़ी अच्छा, आपके सेल के दौरान अगर आप ले सकते हैं तो आपके लिए अच्छी डील हो सकती है वो। आगे बढ़ते हैं। कुणाल रामटेकी जी का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, वही पुराना भद्दा सा नॉच दिया है इन्होंने। जी नॉच अभी देखिए जो उन्होंने क्या किया है, एप्पल ने, एप्पल कंपनी एक चीज़ में बहुत इन्वेस्ट करती है, वो है यूनिफॉर्मिटी। तो अगर आप आईफोन के लिए ऐप्स बना रहे हैं तो आप देख लीजिए उनके 2 टाइप के डिस्प्ले, एक तो बिना नॉच का डिस्प्ले जिसमें बहुत मोटे बेजल्स होते हैं, जैसे आईफोन SE इस साल का आईफोन SE में है, और दूसरा टाइप का है नॉच वाला। अब नॉच वाले आप डिस्प्ले देख लीजिए, सब में लगभग सेम साइज़ का नॉच है। तो अगर आप ऐप डेवलपर हैं तो आपके लिए कितना आसान होगा ऑप्टिमाइज करने के लिए। आप आईफोन 11 के लिए बना लीजिए, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, सब के लिए ऐप्स वैसा का वैसा ऑप्टिमाइज हो जाता है। बस स्क्रीन रेजोल्यूशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसके लिए ऑप्टिमाइज करना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन में छोटा नॉच है, एक में बड़ा नॉच है, हर एक के लिए अलग अलग ऐप बनाओ, अलग अलग चीज़ें डालो ऊपर नीचे, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नॉच वैसे का वैसा रखा है, और जो सेंसर एरे दिया है उन्होंने वहाँ पे, वो उन्होंने चेंज नहीं किया है। तो मुझे लगता है शायद अगले साल वो ट्राई करें उसे चेंज करने का, डिस्प्ले वगैरह चेंज करने का, बट अभी देखते हैं उसका क्या होता है। थोड़ी बहुत रूमर्स सुनी है हमने कि अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की काम कर रहे हैं वो, जैसे कि कैमरा जो है डिस्प्ले के नीचे ही रहे तो पूरी तरह से वो नॉच हटा दिया जाए। तो मुझे लगता है जो अगला कदम एप्पल कंपनी लेगी वो नॉच पूरी तरह से हटाने का लेगी, और उसके बाद में एक और स्टेप आगे अगर हम गेस करें तो सारे पोर्ट्स हटाने का काम भी कर देगी, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग की नई मैक्सेफ टेक्नोलॉजी जो दी है उन्होंने आईफोन 12 सीरीज़ में, अभी वो मुझे लगता है वो चाहेंगे कि वही पॉपुलराइज हो जाए, और ये जो पोर्ट लगा के चार्ज करने वाला वायर चार्जिंग का ये जो ट्रेंड है ये पूरा एक बार के लिए हट जाए, ऐसा वो चाहेंगे इवेंचुअली। तो अगले 3-4 साल में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेकिन बाकी देखते हैं, आप और हम दोनों साथ में यही तो हैं, तो फिर आगे देखते रहेंगे कैसा होते रहेगा सब चीज़, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस वगैरह। चलिए, रितेश रंजन जी जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका पूछना है कि आईफोन की प्राइसिंग के बारे में तो पहले ही बात कर चुके, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि 11 सीरीज़ के फ़ोन्स लेने में कोई बुराई नहीं है। सर अब आप बताइए मैं कितना सही हूँ। रितेश जी आप बिल्कुल सही हैं, 11 सीरीज़ पे मेरी भी नज़र है। अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सा सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वाला लग रहा है 11 सीरीज़ में, मैं आईफोन 11 ही कहूँगा। वो फ़ोन जो है उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, रिव्यू जब हमने किया था मज़ा आ गया था यूज़ करते समय। और अभी प्राइसिंग देख लीजिए, सेल के दौरान अगर आप ले सकते हैं, अगर वो डील एक्सपायर नहीं हुई है, आपको मिल गई है, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है। अंडर 50,000 रुपीज़ मिल रहा है, प्लस आप एक्सचेंज में पुराना फ़ोन दे दो, थोड़े HDFC कार्ड या जो भी है उसके ऑफर ले लो, तो फिर 40,000 के आसपास भी मिल सकता है। उस प्राइस पे आईफोन 11 तो बस बिल्कुल ले लीजिए। आप सोचिए, अब मुझे बहुत लोगों ने पूछा है मैं OnePlus 8T लूँ या आईफोन 11 लूँ, तो मैंने सबको कहा है कि देखो भाई, अभी OnePlus 8T का अभी रिव्यू किया है, फ़ोन अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन आईफोन 11 में आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो OnePlus 8T में नहीं मिलने वाली है। जैसे कि आपको आईफोन 11 में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वाटर प्रूफिंग है, IP रेटिंग है प्रॉपर, और उसके अलावा एकदम ही मतलब अल्टीमेट लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इन चीज़ों में आईफोन आगे है थोड़ा, और ओवरऑल थोड़ा ऐप्स का एक्सपीरियंस भी मुझे पर्सनली लगता है कि iOS में ज़्यादा पॉलिश्ड है एंड्रॉइड के मुकाबले, क्योंकि एंड्रॉइड में ये एक प्रॉब्लम ज़रूर देखी है मैंने, बहुत सारे डिवाइसेस के लिए ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, तो इसीलिए कुछ फ़ोन्स में ऐप्स अच्छे दिखते हैं, कुछ में उतने अच्छे नहीं चलते हैं, तो ये थोड़ी बहुत इश्यू आती है। आप भी देख लीजिए, आपका भी एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा होगा, आप स्विच करेंगे एक एंड्रॉइड फ़ोन से दूसरे में तो ऐप का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है उसमें, कभी कभी हर बार अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो
इन कारणों की वजह से मैं सबको कह रहा हूँ कि आप iPhone 11 ले लीजिए, उस प्राइस पे तो बहुत ही बढ़िया डील है। OnePlus 8T अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और उसकी जो प्राइसिंग है वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी देती है आपको, वो सब तो बिल्कुल भी सही है। अगर आपको 65 वाट चार्जर या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज iPhone 11 40,000 के आसपास आपको मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया डील है। सबको वही कह रहा हूँ कि वही वाला ले लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद इरशाद जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई। नमस्ते सैयद जी। इतना महंगा लेना हमारे बस का नहीं, अगर एक खूबसूरत फ्लैगशिप लेना हो तो मैं दूसरे कई ब्रांड्स हैं। क्या आईफोन सिर्फ ब्रांड वैल्यू और सिक्योरिटी पे बेवकूफ़ बना रहा है? इंडिया में आखिर विदेशों से ज़्यादा दाम रखने का औचित्य क्या है इनका? देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। प्रॉफिट मार्जिन उनको बना के रखनी है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं उसमें, और इन जनरल जो है प्रीमियम अपनी इमेज बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उनके पिछले साल के आईफोन के जो प्राइसेस मिलते हैं आजकल, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा आंख बंद करके नहीं कि एप्पल कंपनी जो है पूरी तरह से महंगे फ़ोन दे रही है। पिछले 1 साल पुराना आईफोन जो है ये मतलब बहुत वैल्यू रखता है मार्केट में। अभी इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप किसी भी साइट पे जाके देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे, आप एक्सचेंज वैल्यू देखिए अपने फ़ोन की कितने मिल रही है, ठीक है। फिर आप एप्पल के ऑफिशियल साइट पे जाइए, apple.com/in। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आईफोन खरीदने का। आप वहाँ पे उसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो कि आप आईफोन खरीद लीजिए बिना ट्रेड इन के, दूसरा है कि आप ट्रेड इन कीजिए। तो ट्रेड इन करते समय आपको बोलेगा आपके आईफोन का IMEI नंबर डाल दीजिए। अगर किसी के आईफोन का IMEI नंबर है आपके पास, वहाँ एंटर करके देखिए ट्रेड इन वैल्यू कितनी मिल रही है। मैंने चेक किया था, iPhone 7 के लिए 12,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं अगर फ़ोन एकदम अच्छी कंडीशन में है तो। बाकी किसी भी साइट में इतनी अच्छी एक्सचेंज वैल्यू आपको नहीं मिलती है। तो ये जो आपका सवाल था कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू और सिक्योरिटी पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बस ये है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके फ़ोन उतने ज़्यादा बिकें जो लेटेस्ट सीरीज़ वाले, लेकिन पुराने सीरीज़ वाले काफ़ी अच्छे बिकते हैं। मतलब उनके फ़ोन जो चाहते हैं कि बेचे भारत में। और दूसरी बात ये है कि एक्सचेंज वैल्यू जो आपके पुराने आईफोन के लिए देते हैं वो उतना तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किसी भी दूसरे मैन्युफैक्चरर से इतना अच्छा एक्सचेंज वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल है इतने पुराने फ़ोन के लिए। तो मैं वही कहूँगा कि वो चाहते हैं कि आप आईफोन इकोसिस्टम में ही रहें, और अगला आईफोन जो आप लें, आईफोन 11 सीरीज़, अभी इस साल का उनका ये है कि आईफोन 11 सीरीज़ में वो खरीद लें। तो आप सोच लीजिए आईफोन 11 सीरीज़ अभी एप्पल ने प्राइस कम कर दिया, 55,000 स्टार्टिंग प्राइस है उसका। आपका पुराना आईफोन हो, चलिए आपके पास आईफोन 7 है, 12,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू आपको मिल रही है उसमें। तो आप देख लीजिए 40,000 रेंज में आ गया आईफोन 11 सीरीज़। तो ये उस प्राइस पर तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू देता है। लेकिन हाँ, 70, 80, 90,000 पर तो मैं भी कहूँगा ना बहुत महंगा है। वो ये नहीं चाहते कि भारत में ज़्यादा लोगों से खरीदें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश चौधरी जी का कहना है कि प्रणय सर, मुझे लगता है आईफोन 12 मॉडल की जगह आईफोन 11 मॉडल लेना बेस्ट डिसीजन होगा। इनका सवाल ये है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले और पिक्सल 4a के ओलेड डिस्प्ले में क्या अंतर है, कृपया थोड़े डिटेल्स में बताइए। देखिए राकेश जी, आपका जो पहला ओपिनियन था वो तो सही है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बना दूं, लेकिन ब्रीफ में अगर बताना हो तो थोड़ा बहुत है ना, ये थोड़ा बहुत ब्रांडिंग का खेल है। तो सुपर एमोलेड ये जो टर्म है, जितना मुझे याद है, ये सैमसंग ने पहले यूज़ करना शुरू किया था। सैमसंग कंपनी जो है डिस्प्ले पैनल टेक्नोलॉजी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग में उसमें बहुत बड़ी लीडर है। सैमसंग जितने अच्छे ओलेड डिस्प्लेस कोई नहीं बनाता है, और ये सुपर एमोलेड जो टर्म है, मार्केटिंग टर्म उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था। उसके बाद ने आज की डेट में एग्जैक्टली किस तरह से यूज़ किया जा रहा है ये मुझे पता नहीं है। ये मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैं आपको अभी बता दूंगा कि ऐसा होता है सुपर एमोलेड, ऐसा होता है ओलेड, और उसमें ये अंतर है, और उसमें कुछ गलत डिटेल्स आ गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा मतलब जितना मुझे इस इंडस्ट्री पे जितना मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे ये लग रहा है कि थोड़े बहुत मार्केटिंग टर्म्स हैं ये, और थोड़ी बहुत ये है कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, कौन से जनरेशन का पैनल है, और कौन सी कंपनी से किस तरह से प्रेजेंट कर रही है अपने ब्रोशर में या स्पेक शीट में। तो पिक्सल 4a अभी तक आया नहीं हमारे पास में रिव्यू करने के लिए, तो उसके साथ में मैंने साइड बाय साइड कंपेयर भी नहीं करके देखा है सैमसंग के स्मार्टफोन के साथ में कि ये कैसा लगेगा। लेकिन आपके सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा कि ये डिस्प्ले पैनल अलग अलग क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है इसमें, उसके एक्सप्लेनर टाइप की वीडियो। तो आप ज़रूर उस पर ध्यान रखिए, और बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाए। अभी पूरी तरह से दे नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना ही दो कुछ, और थोड़ा रिसर्च करके फिर अच्छे से बताओ तो सही रहेगा। क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं बहुत ही एक तो कॉम्प्लेक्स होती हैं, और दूसरी चीज़ है कि इसमें मार्केटिंग और एक्चुअल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है। तो काफ़ी सारी बार आप देखेंगे कि मार्केटिंग टर्म नया आ गया लेकिन टेक्नोलॉजी वही पुरानी वाली है। अब इसका एक उदाहरण ये है कि OnePlus 8T में जो 65 वाट का चार्जर आपको मिलता है, वो अगर आप ओप्पो के स्मार्टफोन से या रियलमी के स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें वो सुपर डार्ट चार्ज बताता है और OnePlus में वॉप चार्ज बताता है। तो चार्जिंग टेक्नोलॉजी सेम है लेकिन नाम अलग कर दिए। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं और रिसर्च करके आपको बाद में बताऊँगा इसके बारे में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी विजय सिंह जी का कहना है कि एप्पल अपना अलग ही मार्केट प्लान है, ये सभी की तरह ऑडियंस को टारगेट नहीं करता। जी बिल्कुल सही कहा आपने विजय जी, मैंने भी यही कहा था। प्रीमियम डिवाइसेस को वो उसी सेगमेंट में रखना चाहते हैं, मासिस में आने के लिए वो आईफोन 11 सीरीज वगैरह के इस्तेमाल कर रहे हैं और आईफोन SE का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय मिश्रा, ये भी रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि सस्ते आईफोन खरीदना मुझे ज़्यादा सही लगता है। जी बिल्कुल है, पुराने आईफोन्स जो है वो 1 साल बाद तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगा 1 साल पुराना आईफोन खरीदने में, और साथ में लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी होता है और रीसेल वैल्यू भी उसकी काफ़ी होती है, इसीलिए सस्ते आईफोन लेने में इतना कोई मतलब नुकसान नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है सत्यपाल यादव जी का। नमस्ते प्रणय भाई, मैंने माना कि आईफोन 12 सीरीज में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 20 सीरीज में भी तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, फिर यूट्यूबर उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? देखिए सत्यपाल जी, अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है ना यहाँ पे, कि आईफोन की जो लॉन्च होती है उससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं सब लोग। अब मैं किसी यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मुझे दूसरों पे कीचड़ उछालने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनरल ट्रेंड जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। आईफोन लॉन्च से बहुत ज़्यादा बज़ होती है, जितने व्यूज़ आते हैं आईफोन के लॉन्च के, रिव्यू के, जिनके अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के, उतने शायद किसी और फ़ोन में उतना इंटरेस्ट ना हो। हर साल का ये होता है लेटेस्ट आईफोन का, क्योंकि क्या है ना, एप्पल को ऐसे इंडस्ट्री लीडर माना जाता है। एप्पल का मार्केट शेयर के हिसाब से तो इंडस्ट्री लीडर नहीं है, लेकिन जितने इनोवेशंस कंपनी करना चाहती है, जो भी रिस्क लेना चाहती है, ये एप्पल पहले लेती है और बाकी कंपनियां बहुत बार मैंने देखा है कि बाद में रिस्क लेते हैं। भले ही वो ऐसी चीज़ों का रिस्क हो जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे हेडफोन जैक हटा दिया, अब उसके पहले भी 1-2 कंपनीज, छोटे मोटे कंपनीज ने हटा दिया था, लेकिन सबसे बड़े कंपनीज में से एप्पल ने सबसे पहले हेडफोन जैक हटा दिया और उन्होंने कह दिया कि हम हटाएंगे, हम वापस नहीं लेके आएंगे। निर्णय अच्छा नहीं था, मुझे अभी भी पसंद नहीं है। हेडफोन जैक होता तो और अच्छा होता। काफ़ी हेडफोन्स मेरे पास ऐसे हैं जो अभी चार्जिंग करते वक्त आईफोन के साथ में कनेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन एक बार उन्होंने कर दिया। पहले क्या हुआ, बाकी सारे कंपनीज ने उनका मजाक उड़ाया, गूगल ने मजाक उड़ाया, सैमसंग ने भी मजाक उड़ाया, शायद वन प्लस ने भी उड़ाया था, और उसके बाद में आप 1 साल बाद देखिए, 1.5 साल बाद देखिए, सब ने हेडफोन जैक हटाना शुरू कर दिया। मैक्सिमम 2-2.5 साल लगे, लेकिन सब ने हटाना शुरू कर दिया। उसी तरह से इस साल भी आईफोन 12 सीरीज में जो चेंजेस हुए हैं, हर साल होता है कि थोड़े बहुत अपग्रेड्स करते हैं वो लोग, और जो कभी कभी अपग्रेड्स होते हैं वो कैमरा में होते हैं, तो फिर यूज़ किए बिना पता नहीं चलते, डिज़ाइन वगैरह में इतने अपग्रेड नहीं होते हैं। तो जो चेंजेस किए हैं, अगर आप इस साल भी आईफोन 11 प्रो लेने का सोच रहे थे तो आपके लिए सही होगा 12 सीरीज़ लेना, लेकिन अगर आप प्रीमियम सीरीज़ लेने नहीं वाले थे तो आई डोंट थिंक वो आपके लिए मतलब टारगेटेड है, या आप उसके ऑडियंस में नहीं है। तो ये एक चीज़ है। अब आपका पॉइंट था कि लोग इतना कीचड़ क्यों उछालते हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया, ये सैमसंग और वन प्लस कंपनी ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उन्होंने बॉक्स में से चार्जर वगैरह निकाल दिया। आप देख लेना अभी 1-1.5 साल बाद में ये कंपनियां खुद भी क्या करती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड जो है चार्जर, हेडफोन्स वगैरह बॉक्स में से निकालने का, ये ज़्यादा दिन तक रहेगा मार्केट में। तो पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन एप्पल जो कंपनी निर्णय लेती है उसका मजाक उड़ाने से भी व्यूज़ मिलते हैं काफ़ी लोगों को, तो इसीलिए वे थोड़े मतलब चढ़ जाते हैं कंपनी पे। लेकिन उससे अल्टीमेटली क्या होता है, इंडस्ट्री का जो डायरेक्शन होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन एप्पल कंपनी डिफाइन करती है कि जिस तरह से, जिस दिशा में पूरी इंडस्ट्री जाएगी, वो एप्पल कंपनी पहले ही बोल देती है कि हम इसमें जाएंगे, बाकी सारे भी उसको फॉलो करने लगते हैं फिर कुछ हद तक। मैं चाहता हूँ कि एंड्रॉयड में इतने अच्छे इनोवेशन होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है एंड्रॉयड में, वो अपने चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दें और दूसरों का मजाक कम उड़ाएं। ठीक है, माना उनका कंपटीशन एप्पल ही है, लेकिन एंड्रॉयड में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, क्यों मजाक उड़ाना है दूसरों का उसमें बैठ के? थोड़ा सा ऐसे मतलब बचपना सा लगता है ऐसे। अब सैमसंग जैसी इतनी बड़ी कंपनी है जो इधर मजाक उड़ा रही है, बाकी यूट्यूबर वगैरह जो भी कहें फ़ोन के बारे में, वो तो हर फ़ोन का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, ऐसे उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों का आके दूसरे कंपनी का मजाक उड़ाना, ये मुझे सही नहीं लगता है। आप बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है इसके बारे में। क्या हर साल अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं अच्छे बुरे, एक कंपनी को दूसरे कंपनी का इस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए, या बस अपने खुद के टेक्नोलॉजी पे ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके आप बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे ज़रूर जाइए।